कम्युनिकेशन चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, इसलिए हर कोई सोचता है कि हम इसको लास्ट में कवर करेंगे, पर कम्युनिकेशन चैप्टर में 10 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और सारे के सारे मॉडल्स को कवर करें। तो इस वीडियो के द्वारा हम उन मॉडल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। अंतर्व्यतीत संप्रेषण व्यवहित या अव्यवहित हो सकता है। इसका तर्क है, प्रायः इसके भाग पर जन संप्रेषण का व्यवहित होना आवश्यक नहीं होता। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी मेडिएटेड और अनमेडिएटेड ऑन इट्स पार्ट। मोस्टली मास कम्युनिकेशन नीड नॉट टू बी मेडिएटेड। तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। अब जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे तो उसका एक माध्यम तो होगा, बिना माध्यम के हम कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम हमारे जो लोगों के मध्य जो सूचनाएं रहती है, विचार होते हैं और जो भावना होते हैं, वो आदान प्रकार की एक प्रक्रिया है, उसको ही हम संप्रेषण कहते हैं। इसमें संदेश भेजने के कई तरीके होते हैं। यहाँ तो आप भाषा के द्वारा उसको कहें, या चेहरे की अभिव्यक्त करके करें, या सिर हिलाकर किसी को आप मैसेज देते हैं। तो जो पहला है वो तो हो जाएगा सत्य, राइट हो जाएगा। और जिसका असर्शन है, इसके भाग पर जन संप्रेषण का व्यवहित होना आवश्यक नहीं होता है। तो जन संप्रेषण का व्यवहित होना आवश्यक होता है, यह जो है सेकंड वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जन संप्रेषण का आवश्यक होना व्यवहित होना आवश्यक नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रूप संप्रेषण के प्रारंभिक माध्यम हैं? सड़क प्रदर्शन, यक्षगान, कठपुतली का खेल, हरी कथा या फिल्मी नृत्य। Which of the following are form of traditional media of communication? Street demonstration, यक्षगान, पपेट्री, हरी कथा और फिल्मी डांस। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो पहले के ज़माने में फ़ोन या कोई व्हाट्सअप नहीं रहता था, कुछ इंस्टाग्राम नहीं रहता था, तो लोग अपना मैसेज कैसे देते थे? तो इसके लिए यक्षगान जो है वो कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है, और इसके द्वारा जो इसकी शास्त्रीय पृष्ठभूमि है से किया जाने वाला ये एक लोक नृत्य है। और जो कठपुतली का नृत्य है वो भी लोकनाट्य की एक शैली माना गया है। हरी कथा दक्षिण भारत की एक पारंपरिक कहानी कहने का एक रूप है, और इसके अंतर्गत हम भगवान हरि की कहानी को काल क्षेत्र के रूप में जान सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बी, सी और डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यम मास मीडिया तथ्यों और अभिमतों की आपूर्ति कर आग्रहों को निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। तो इसका रीज़न है, मास मीडिया द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों और अभिमतों को दबाया या छिपाया जाना चाहिए। तो मास मीडिया के जरिए हम क्या करते हैं कि हमें जिसके भी बारे में निर्णय लेना है, तो उसके बारे में हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख लेते हैं। तो इसके द्वारा हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तो जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है, और जिसका रीज़न है कि मास मीडिया के द्वारा सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने वाले तथ्यों को छिपाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तथ्यों को अगर हम छिपाएंगे तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? हमारे सामने अगर सच्चाई नहीं आएगी तो हम उसका डिसीजन कैसे लेंगे? तो फर्स्ट राइट हो जाएगा, और जो सेकंड है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, जनसंचार के आरंभिक दिनों में विषय वस्तु निर्माताओं ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कथन है, इसका जो तर्क है कि उन्होंने आगरकों को व्याख्यायित करने के लिए वृत्तांत लेखन द्वारा वास्तविकता को प्रस्तुत किया है और उसे परिभाषित किया है। इसको देखते हैं। इन द अर्लियर डेज ऑफ मास कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएटर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी। रीज़न है, दे रिप्रेजेंट एंड डिफाइन रियलिटी बाय ऑथरिंग नरेटिव टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसने एक आरंभिक दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वो क्या करते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पब्लिक को फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उससे उन्होंने एक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पहले, तो ये राइट हो जाएगा। और जो उसका है कि उन्होंने आगरकों को व्याख्यात करने के लिए वृत्तांत लेखन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए उन्होंने उस चीज़ को, उसके ऊपर वृत्तांत लेखन द्वारा एक वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया, उसको परिभाषित किया गया कि असल में वो चीज़ क्या है। तो कंटेंट क्रिएटर का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ है। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शैनन और वीवर गणितीय संप्रेषण निर्देश निम्नांकित में से किसकी रेखीय प्रणाली पर आधारित है? मुद्रण संचार, बी है इलेक्ट्रॉनिक संचार, सी है न्यू कम्युनिकेशन, डी है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो द शैनन एंड वीवर मैथमेटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज बेस्ड ऑन अ लीनियर सिस्टम ऑफ प्रिंट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, न्यू कम्युनिकेशन और ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। तो शैनन और वीवर का जो गणितीय संप्रेषण का निर्देश है वह इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के रेखीय प्रणाली पर आधारित है। इसका प्रस्ताव 1949 में रखा गया था और इस मॉडल में प्रेषक होता है, एनकोडर होता है, चैनल, डिकोडर और प्राप्तकर्ता के अलावा शोर की अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है। इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंचार के यांत्रिक मॉडल के अभिलक्षण निम्नलिखित कौन से हैं? तो जनसंचार का जो यांत्रिक मॉडल है उसके जो लक्षण है उसमें क्या क्या आएगा? तो यह क्या होता है, यह एक दिशीय प्रभाव होता है, एक से अनेक को भी होता है और अज्ञात को भी हो सकता है। द मैकेनिकल मॉडल ऑफ मास कम्युनिकेशन is to be one-way flow from one to many, can be anonymous। ठीक, नेक्स्ट है अन्योन्य क्रियात्मक संप्रेषण प्रौद्योगिकियों के आगमन को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया गया है। द फर्स्ट मीडिया एज, द सेकेंड मीडिया एज, पोस्ट मीडिया एज और पोस्ट टेक्नोलॉजी एज। तो इसका क्या हो जाएगा कि द अराइवल ऑफ इंटरेक्शन कम्युनिकेशन। अब इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप, ये कौन से युग में आया है? तो ये द्वितीय मीडिया युग में आया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है द्वितीय मीडिया युग में? तो जो द्वितीय मीडिया युग में है वो है सोशल मीडिया साइट्स जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। इसको हम द्वितीय मीडिया युग कह सकते हैं। हम देखते हैं कि संप्रेषण के प्रसारण की एक विशेषता यह भी है, यह है कि तो संप्रेषण के प्रसारण की क्या विशेषता है कि आगरकों के लिए स्थिर होता है या आगरकों से गुप्त होता है, आगरकों के लिए हाइब्रो होता है या आगरकों के लिए जीवंत होता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट इज
स्टैटिक्स फॉर द ऑडियंस, हिडन फ्रॉम द ऑडियंस, हाईब्रो फॉर द ऑडियंस और लाइव फॉर द ऑडियंस। तो जो जब भी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे तो संप्रेषण के जो प्रसारण की एक विशेषता यह है कि यह आग्रकों के लिए जीवंत होता है। यह मास कम्युनिकेशन के भीतर एक ट्रैक होता है कि जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपयोग किए गए वीडियो या ऑडियो सामग्री से संबंधित होता है। तो ये क्या हो गया कि आग्रकों के लिए जीवंत होता है, लाइव फॉर द ऑडियंस, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कक्षा में निष्प्रभावी श्रवण हेतु उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? संदेश का संदर्भ निर्धारण, ध्यान विमोचक, शारीरिक व मानसिक थकान, प्रेरक का अभाव, अपर्याप्त तैयारी। तो कक्षा में जो निष्प्रभावी श्रवण है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफेक्टिव लिसनिंग इन अ क्लासरूम। अब इसको टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो इसका हो जाएगा ध्यान विमोचक, बी हो जाएगा शारीरिक और मानसिक थकान और प्रेरक का अभाव। कब एक निष्प्रभावी श्रवण होता है, मतलब हमें कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं होती है, जब हमारा कहीं और ध्यान है या कुछ शारीरिक या मानसिक थकान या प्रेरक का अभाव है। तो इसका हो जाएगा बी, सी और डी। अब विल्बर स्क्रैम का आया है इसमें कि जो विल्बर स्क्रैम द्वारा बनाए गए सरलीकृत संचार हैं, उसका जो प्रतिरूप के आरंभ में निम्नांकित अव्यय है, जो इसमें कौन कौन से अव्यय को शामिल किया गया है। तो इसका हो जाएगा जो विल्बर स्क्रैम है उसके द्वारा जो सरलीकृत संचार बनाया गया था वो 1954 में बनाया गया था, और इसमें जो इनकोडिंग होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें पहले विचारों को हम संदेश में परिवर्तित करते हैं, इनकोडिंग करते हैं, फिर सुनने वाला संदेश को वो समझ पा रहा है या नहीं, फिर उस मैसेज को डिकोडिंग होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि कूटबद्ध करने का स्रोत और पारेषण के लिए संदेश और संदेश के विकोडक हेतु विकोडक। तो इसका हो जाएगा ए, डी और ई, ऑप्शन डी। ये स्कैम का है, आप देख लेना। अब ये है नेक्स्ट, अमूर्त संवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अब अमूर्त क्या होता है? अमूर्त मीन्स होता है जो वास्तव में नहीं है, आप किसी माध्यम के द्वारा उसे देख सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं। तो जो अमूर्त संवाद होता है तो उसके अंदर क्या आएगा कि यह स्थानीय होता है और पारस्परिक उपस्थिति अनावश्यक होती है, और किसी प्रणाली के माध्यम से अमूर्त संवाद असहकालिक होता है, मतलब उसी समय नहीं होगा। किसी प्रणाली के माध्यम से अमूर्त संवाद असहकालिक होता है। तो इसमें हो जाएगा बी, डी और ई, ऑप्शन डी। अब है कि संप्रेषण में प्रतिरूप निम्नांकित किसके आधार होते हैं? संख्याएं, विन्यासी कर्मी, वाक्य विन्यास या विराम चिन्ह विधान। तो जो इन कम्युनिकेशन
पैराडाइम आर द बेसिक ऑफ नंबर्स, सिनेटिम्स, सिंटैक्स और पंचुएशन। तो इसका हो जाएगा बी, विन्यासकर्मी। विन्यासकर्मी में क्या होगा कि जैसे हम संप्रेषण में कारकों को प्रस्तुत करते हैं, मतलब संदेश कैसे बनाते हैं, संदेश कैसे बनाएंगे, या तो वो शाब्दिक संदेश संप्रेषण होगा या अशाब्दिक होगा। तो शाब्दिक में क्या क्या आ जाएगा कि वो मौखिक होगा या तो लिखित होगा। और अशाब्दिक कैसा होगा कि जब आप कोई वाणी के संकेत करेंगे, मुख मुद्राएं बनाएंगे या स्पर्श करेंगे, तो उसमें ये सब इंक्लूड रहेगा। तो इसका हो जाएगा बी, कि जो संप्रेषण है में प्रतिरूप जो है वो विन्यासकर्मी के आधार है। अब है संप्रेषण के रेखीय मॉडल को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। जो रेखीय मॉडल है इसका, उसको आप किस रूप में जानेंगे। तो द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो लिबरल है या अथॉरिटेरियन है। तो ये हो जाएगा सत्तावादी। जो संप्रेषण का रेखीय मॉडल है वह सत्तावादी संचार के रूप में किया जा सकता है। जो संचार का रेखीय मॉडल है वह एक तरफा होता है, इसमें फीडबैक नहीं रहता है और इसमें एक प्रेषक होता है और जो संदेश को एनकोडिंग और ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ये दिया है लीनियर मॉडल, सेंडर एंड रिसीवर रहता है, देयर इज नो फीडबैक। अब 19 है कि निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण में अर्थगत बाधाओं के रूप में जाना जा सकता है। अब जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसको आप कवर करने की कोशिश करें। इसमें क्या हो जाएगा कि जो प्रक्रियात्मक विशेषताएं हैं, संगठनात्मक नीति है, दोषपूर्ण अनुवाद है, तकनीकी भाषा का उपयोग किया गया है या बिना आधार की पूर्व धारणाएं हैं। तो जो है प्रक्रियात्मक विशेषताएं वो तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है, संगठनात्मक नीति वो भी नहीं आएगा इसमें। जब हम कोई दोषपूर्ण अनुवाद करते हैं उसको लेंगे, या कोई तकनीकी भाषा का उपयोग कर रहा है, तकनीकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो ये सब कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है, वो हैं बिना आधार की पूर्व धारणाएं। अब किसी बात का उस बात से कोई कनेक्शन नहीं है, हम उसकी पूर्व अवधारणाएं लगा के बैठे हैं कि ये ऐसा हो सकता है या वो ऐसा हो सकता है। तो ये सब जो बातें हैं ये सब कम्युनिकेशन बैरियर्स में आएंगी। तो इसका हो जाएगा सी, डी और ई। जो बाधाएं हैं वो आमतौर पर तब उपलब्ध होती है जानकारी सरल भाषा में नहीं होती है और उन प्रतीकों को शामिल किया जाता है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो ये सब जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विपणन संप्रेषण के उद्देश्य हैं। और विपणन संप्रेषण क्या होता है वो बताया गया है। तो ए है प्रतिस्पर्धी ब्रांड की महत्ता कम करना, श्रेणी की आवश्यकता, ब्रांड के बारे में जागरूकता, ब्रांड की अभिव्यक्ति, ब्रांड के क्रय का इरादा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि कैटेगरी नीड, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एटीट्यूड, ब्रांड परचेज इंटेंशन, ये सब बताया है। तो
जो विपणन संचार है इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि जो लक्षित बाज़ारों के साथ संवाद करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो बाज़ार में हो रहा है उससे हम कनेक्ट करने के लिए हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसके उदाहरण हैं कि आप श्रेणी की आवश्यकता, ब्रांड के बारे में जागरूकता या और ये भी हो जाएगा ब्रांड की अभिव्यक्ति और ब्रांड के क्रय का इरादा। मतलब पूरी की पूरी जानकारी ब्रांड के बारे में होगी। तब मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी ब्रांड के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे, उससे उसका एटीट्यूड क्या रहेगा और उसके क्रय का क्या इरादा रहेगा, ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बी, सी, डी और ई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।